हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 7. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द प्रीवियस चैप्टर्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज व्हाट इज कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. कि कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है. ठीक है, तो ये कहते हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस इज टू फाइंड आउट वेदर इट इज इकोनॉमिकली वर्थवाइल टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट. वो कहता है कि कॉस्ट बेनिफिट यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं सिंपल शब्दों में कि हम कितनी कॉस्ट लगाते हैं या कितनी कॉस्ट होती है हार्डवेयर की, ऑपरेटिंग की, स्टाफ की, जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आती है हम देखेंगे किस किस एरिया में कॉस्ट लगती है और कितने फिर उस सिस्टम से बेनिफिट आते हैं. तो उसका हमें एनालाइज करना है. ठीक है, तो कहते हैं कि जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी हम किसी प्रोजेक्ट में, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट में, न्यू प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली सही है या नहीं, यानी कि इकोनॉमिकली वैलिड है, वर्थवाइल है, यानी कि यूज़फुल है या नहीं. सपोज करो मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए उस प्रोजेक्ट में और मुझे उसका आउटपुट यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो 5 लाख का है. तो ये क्या है, इकोनॉमिकली वर्थवाइल नहीं है, यूज़फुल नहीं है हमारे लिए. क्यों? क्योंकि हमें सीधा सीधा 5 लाख का नुकसान हो रहा है. तो यही चेक करना कि नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाना सही है या नहीं है, वर्थफुल है या नहीं है. अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न यानी कि उससे हमें बेनिफिट और उससे प्रॉफिट हमें ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू जितना हमने कॉस्ट लगाया था, तो उस प्रोजेक्ट को हम सक्सेसफुल मानते हैं, वर्थवाइल मानते हैं, इकोनॉमिकली अच्छा मानते हैं कि हाँ इससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है, तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ये हम 4 स्टेजेस में करते हैं. ठीक है, 4 स्टेप्स में करते हैं. सबसे पहला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, थर्ड है सिलेक्शन ऑफ इवेल्युएशन मेथड और थर्ड है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट एंड टेकन फाइनल एक्शन. तो हम आज यही डिस्कस करेंगे 4 स्टेप. सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट. तो कहता है कि सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करने हैं कि क्या क्या हमारी कॉस्ट है, किस तरीके से हमारी कॉस्ट लगती है. ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है कॉस्ट के और कैसे बेनिफिट होता है. तो कहते हैं कि एनालिस्ट को सबसे पहले वही आइडेंटिफाई करना है कि उसके प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट और कितनी बेनिफिट लगते हैं. तो एनालिस्ट जो हम आइडेंटिफाई करेगा वो एनालिस्ट, तो आपकी कॉस्ट भी ना 2 तरीके की होती है, मेजर्ड और नॉट मेजर्ड, नॉन मेजर्ड. यानी कि जो मेजरेबल जिसको हम साफ साफ देख सकते हैं और इजीली मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है नॉन मेजरेबल जिसको हम मेज़र नहीं करते लेकिन उनसे भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है, तो वो हम बाद में देखते हैं. तो कहता है कि आपके जो इस तरीके की कॉस्ट होती है यानी कि मेजरेबल जो कॉस्ट है दैट कैन बी मेजर्ड, वो आपके 5 मेजर कॉस्ट एलिमेंट होते हैं, यानी कि 5 टाइप की होती हैं. क्या क्या? सबसे पहले आपका हार्डवेयर कॉस्ट. हार्डवेयर कॉस्ट में वो कॉस्ट आएगी यानी कि आपका कंप्यूटर परचेज करने के कितने पैसे लगे और आपके पेरिफेरल यानी कि डिवाइसेस, स्पीकर और एक्स्ट्रा डिवाइसेस नहीं होते, हार्ड डिस्क खरीदी आपने, पेन ड्राइव खरीदी, फ्लॉपी डिस्क, ये सब के आपके कितने पैसे लगे. और इनके साथ साथ कौन सी कॉस्ट आ जाती है इसमें, अकोमोडेट यानी कि उसको कंप्यूटर सिस्टम आप बना रहे हो तो उसको रखने के लिए एक प्लेस भी बनाओगे, उसका उस एरिया बनाने के लिए कितनी कॉस्ट लगी और फर्नीचर में कितनी कॉस्ट लगी होगी, आपकी सारी हार्डवेयर कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट कौन सी हो गई कि किसी भी सिस्टम को रन करने में जितना खर्चा लगता है, जितना एक्सपेंसेस लगता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेटिंग कॉस्ट में यानी कि आपका जैसे एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट हो गई, लाइटनिंग की कॉस्ट हो गई, वायरिंग की कॉस्ट हो गई, फ्लोर जैसे आपको फ्लोर पे आपको क्या करना है, फर्नीचर अरेंज करना है, तो वो सारी ऑपरेटिंग की कॉस्ट हो गई आपकी. नेक्स्ट है आपकी पर्सोनल कॉस्ट. पर्सोनल कॉस्ट मतलब कि आप अपने एनालिस्ट को, डिज़ाइनर को, प्रोग्रामर को कितनी सैलरी दे रहे हो, कितनी तनख्वाह दे रहे हो, मंथली रखा हुआ है आपने, पर आवर के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, वो सब. तो ये आपके हो गए पर्सोनल यानी कि मैन पावर की कॉस्ट. इसके में साथ साथ हम कौन सी कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं, ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ द यूज़र को ट्रेन करने की कॉस्ट भी आपकी पर्सोनल कॉस्ट में आ जाती है. नेक्स्ट है मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल जो मटेरियल यूज़ करते हो आप सिस्टम को डेवलप करने में, उसमें जो खर्चा आता है जैसे कि स्टेशनरी हो गया, पेपर, रिबन, फ्लॉपीज, ये सब. नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है, जैसे कि आपने न्यू फॉर्म देख लिया था हमने, मैनुअल्स, प्रोसीजर्स,
अच्छे से समझते हो आप तो फॉर्म क्या होता है, मैनुअल क्या होता है, उनको डिज़ाइन करने में जो कॉस्ट लगती है, या आपकी जो वेबसाइट है उसको बार बार मॉडिफाई अपडेट करने में जो कॉस्ट लगती है, एक्सपेंडिचर लगता है, वो सब आपके क्या होते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट में आते हैं। उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, पैरेलली 2 सिस्टम रन कर रहे हो, जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो तो चल ही रहा है और न्यू सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, तो इन सब की कॉस्ट को भी हम क्या कहते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट। तो ये देखा आपने 5 एलिमेंट थे आपके दैट कैन इजीली बी मेजर्ड, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स कॉस्ट और बेनिफिट ऐसे होते हैं जिनको हम मेज़र नहीं करते बट वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं, तो एनालिस्ट उनको भी आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि आप वो वाली, जैसे कि कॉस्ट होती है कि आप कितनी बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई यूज़र आया, कोई कस्टमर आया, तो आप कितनी अच्छी बेटर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हो, उसको आप मेज़र थोड़ी करोगे, ठीक है। बस वो क्या करेगी, सिंपली आपकी कंपनी के लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगी, बेनिफिट बढ़ाएगी। दूसरा कि आप अपनी कंपनी की इमेज कितनी इम्प्रूव करते हो, ठीक है। तो ये सब कैसी कॉस्ट एंड बेनिफिट है जिसको हम मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका जो सिस्टम है ना वो भी हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बेनिफिट प्रोवाइड करता है कैसे, जैसे कि आपका इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करके, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग को मिनिमाइज़ करके, सेल्स में इंक्रीज़ करके, और फोर्थ है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट में डिक्रीज़ करके, ठीक है। तो ये मेजर बेनिफिट्स हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सिस्टम से प्रोवाइड हो। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर हैं, जो एलिमेंट्स हैं जिसमें आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेजर होते हैं, कुछ ऐसे हैं विच कांट बी मेजर्ड। जो आपका सेकंड स्टेप है वो है आपका सेकंड स्टेप, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट, ठीक है। तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट को कैसे क्लासीफाई करेंगे, तो हम ये 3 फेजेस में, 3 स्टेप में हम इसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला है टेंजिबल और इंटेंजिबल, दूसरा है फिक्स्ड और वेरिएबल, तीसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहला देखते हैं हम टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। सिंपली टेंजिबल क्या होता है, विच कैन इजीली बी सीन एंड टच, जिसको आप देख सकते हो और छू सकते हो। इंटेंजिबल विच कांट बी टच। तो सबसे पहला कहता है टेंजिबल का मतलब क्या है, विच इज़ डेफिनेट, जो फिक्स है, डेफिनेट है और पहले से ही एडवांस में हम उसको डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। टेंजिबल कॉस्ट मीन्स इट इज़ नोन, ये हमें पता है, एंड कैन बी एस्टिमेटेड क्वाइट एक्यूरेटली, और हम उसे बिल्कुल सही तरीके से एक्यूरेटली विद एक्यूरेसी क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ सैलरी हमें पता है पहले से और हमें उसका पूरा अमाउंट भी पता है, ठीक है। इक्विपमेंट की कितनी कॉस्ट लगी, ऑपरेटिंग लॉस्ट कितना हुआ, कॉस्ट कितना हुआ, मटेरियल लाने में कितनी कॉस्ट लगी। तो ये सारी कॉस्ट कैसी होती हैं आपकी, टेंजिबल कॉस्ट, ठीक है, जिसको जो डेफिनेट होती है, मतलब जितनी है उतनी ही रहेंगी, फिक्स और इजीली डिटरमाइन होती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल कॉस्ट का मतलब होता है समथिंग विच वी नो, हमें जिसका पता तो होता है लेकिन उसकी कॉस्ट बताना, यानी कि उसकी फाइनेंशियल वैल्यू बताना एक्यूरेटली इजी नहीं होता। यानी कि हमें पता तो है उस कॉस्ट के बारे में लेकिन उसका सही वैल्यू बताना, जैसे मतलब हम अनुमान नहीं लगाते अप्रॉक्सीमेटली 30,000, लगभग 40,000 ऐसे, तो उसकी फाइनेंशियली वैल्यू बताना और वो भी बहुत ही एक्यूरेटली क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, क्या हुआ आपके बैंक सिस्टम में, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम था, 1 घंटे के लिए आपका क्या हो गया, सिस्टम बंद हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो उस 1 घंटे में बैंक को जितना लॉस हुआ या ह्यूमन रिसोर्स का जितना भी लॉस हुआ वो होगी इंटेंजिबल कॉस्ट, क्योंकि हम ऐसे जज नहीं कर सकते ना 1 घंटे में हमें 1 लाख का नुकसान होगा, 2 लाख का नुकसान होगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इंटेंजिबल कॉस्ट। ऐसे ही कहता है जो आपके बेनिफिट्स हैं वो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल होते हैं। तो कहते हैं टेंजिबल बेनिफिट्स कौन से हैं, जिसमें हमें पता है कि जो हमारी सेविंग है वो क्या है, इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं और वो डेफिनेट है। जैसे कि अगर क्या बोलते हैं आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, अगर आप कोई जैसे आप क्या बना रहे हो, एक शैम्पू बना रहे हो, उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपकी 10 रुपये कम हो गई, तो इससे क्या हमें पता है साफ साफ कि क्या होगा, उसकी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि अगर आपका 100 रुपये का शैम्पू है, आप 80 रुपये में बेच रहे हो, तो आपको पता है कि कस्टमर ज़्यादा खरीदेंगे क्योंकि प्रोडक्ट सस्ता हो गया। तो ये हो गया आपका टेंजिबल बेनिफिट। नेक्स्ट हो गया आपका इंटेंजिबल बेनिफिट्स। वो क्या होता है, ऑन द अदर हैंड विच कैन नॉट बी मेजर। इसको तो हम मेज़र कर रहे थे, एक्यूरेटली बता रहे थे, एक्यूरेटली मेज़र कर रहे थे, इसको हम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपकी कंपनी है, उसकी इमेज में इम्प्रूवमेंट हो रही है ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन,
कंप्यूटर से आप क्या कर रहे हो, उसका प्रोमो कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो, तो उस कंपनी की इमेज क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, लेकिन उसको मेजर तो नहीं कर सकते ना कितनी इंप्रूव हो रही है। तो ये हो जाएगा आपका इंटेंजिबल बेनिफिट। सेकंड क्राइटेरिया फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी होगी, जो कभी चेंज नहीं होगी, कॉस्ट दैट आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज, वो होती है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि आपका किसी कोई भी मशीन खरीद रहे हो उसका खर्चा, आपको रेंट देना है अपनी कंपनी का उसका, या किसी भी इक्विपमेंट का, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीद रहे हो उसका खर्चा, तो ये क्या है, दीज कॉस्ट आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज। वेरिएबल कॉस्ट जो पीरियडिकली चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है अमाउंट ऑफ वर्क के साथ, जैसे कि वर्क ज़्यादा होगा तो ये कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, कम होगा तो कम होगी, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली के बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट है चेंज होती रहती है। जैसे कि आपकी स्टेशनरी फ्लॉपी की जो कॉस्ट है वो क्या बोलते हैं, वेरी करती है, ठीक है, कई बार चेंज हो जाती है। अगर आपको 10 से ज़्यादा आपका, जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क, ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क बढ़ रहा है, तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्लॉपीज़ भी ज़्यादा लोगे, तो कॉस्ट क्या हो रही है, वेरी हो रही है, ज़्यादा देनी पड़ेगी अब आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड बेनिफिट और फिक्स वेरिएबल बेनिफिट। कॉस्ट तो हमने देख लिया, अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट। तो फिक्स्ड बेनिफिट क्या है, जो बेनिफिट आपके कांस्टेंट है, जो कभी चेंज ही नहीं होंगे। वो कहता है कि आपने न्यू सिस्टम को आपने बना लिया, ठीक है, न्यू सिस्टम को आप यूज़ कर रहे हो, और न्यू सिस्टम यूज़ करने की वजह से आपके जो स्टाफ मेंबर है ना, उनमें 20% की कमी हो रही है, यानी कि जो ज़्यादा स्टाफ, पहले आप ज़्यादा स्टाफ मेंबर के साथ काम कर रहे थे, यानी कि 100 स्टाफ मेंबर के साथ काम कर रहे थे, अब आप 80 स्टाफ मेंबर के साथ काम कर रहे हो, तो जो ये 20 स्टाफ मेंबर कम हो गए ना, तो इनकी सैलरी अब आपको नहीं देनी पड़ेगी, तो इससे क्या हो रहा है, आपको बेनिफिट हो रहा है, और हम इसको क्या कहते हैं, ये आपका फिक्स्ड बेनिफिट है, और ये आपके हर मंथ आता रहेगा, है ना। वेरिएबल बेनिफिट ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, विच कैन बी रियलाइज्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस का मतलब है, ये तो जैसे आपके फिक्स हो गए, रेगुलर बेसिस मतलब कि हर टाइम पे, यानी कि शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे हमें क्या करना होता है, वो वेरी करता रहता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड बेनिफिट। तो कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड होती है, सिस्टम से। जैसे कि अगर आपने फ्लॉपी डिस्क खरीदी 200 रुपये की, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, जो भी आपने फ्लॉपी डिस्क खरीदी, फ्लॉपी बॉक्स खरीदी, इसमें जितना पैसा लगा आपका कंपनी का लगा। और इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकता है, आपकी हार्डवेयर की कॉस्ट, पर्सोनल की कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच आर इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद सम स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, जो कि इनडायरेक्टली सिस्टम की किसी एक्टिविटी से जुड़ी हुई होती है। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसिव, जो फालतू का खर्चा होता है ना, वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी कि जैसे कि आपको कंप्यूटर है, कंप्यूटर ले आए लेकिन उसे रखने का स्पेस चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ स्पेस टू इंस्टॉल अ सिस्टम, ये क्या हो गई, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गई। मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर सेंटर, मेंटेन भी तो करना है, लाइट और एयर कंडीशनिंग की मेंटेनेंस, ये सारी आपकी कॉस्ट आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट में। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट बेनिफिट की। डायरेक्ट बेनिफिट ऑल्सो कैन बी specifically attributable to a given project. For example, a new system that can process 25% more transaction per day is a direct benefit. वो कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट भी क्या है, आपका एक गिवन प्रोजेक्ट का ही, यानी कि उसका ही एक एट्रीब्यूट है, उसी से ही वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट का मतलब है कि आपने डायरेक्ट कॉस्ट लगाई, कॉस्ट जो भी लगी उसके बाद आपको सीधा डायरेक्ट इतना, मतलब आपको फिक्स क्या मिल रहा है, उससे बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपने कोई न्यू सिस्टम बनाया, जब आप उस पर वर्क कर रहे हो तो उसका डेली का, यानी कि पर डे का 25% मोर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इससे क्या हो गया, ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, ज़्यादा आपके पास बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अनदर सिस्टम, जो कि इनडायरेक्ट बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जिसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ अनदर सिस्टम, किसी दूसरे सिस्टम का क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि हमने क्या किया, एक सिस्टम है जो क्या करता है, किसी जैसे कस्टमर है, कॉल करते हैं, सेल्स के लिए कॉल होती है, तो हमने कैसे सिस्टम यूज़ किया, लेके चले, जो क्या करता है, एक सेल्स कॉल ऑन कस्टमर, यानी कि जो क्या ट्रैक करता है, क्या रिकॉर्ड करता है कि जो भी आपके कस्टमर की सेल्स से रिलेटेड कॉल होती है उसको ट्रैक करता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें, इनडायरेक्ट मार्केटिंग बेनिफिट की। जैसे आपके पास, आपने फ़ोन किया किसी कॉल सेंटर में या किसी भी कंपनी में, तो आपके पास वो उठाएगा सर्विसर,
जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो उठाएगा, वो आपको अपनी कंपनी के बेनिफिट बताएगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे आप सेल करो, फिर परचेज करो, ये बेनिफिट है, ये सेविंग है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी इनडायरेक्ट मार्केटिंग क्या हो रही है, पब्लिसिटी हो रही है, आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छे पॉइंट्स आप कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मार्केट में कितना कंपटीशन चल रहा है उस कन्वर्सेशन से। तो ये सारे क्या हो गए आपके इनडायरेक्ट बेनिफिट। और इसको हम कैसे लेते हैं, एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अनदर सिस्टम, क्योंकि बात कुछ और हो रही है। सेल्स आप क्या कर रहे हो, एक सिस्टम है जिससे आप क्या कर रहे हो, उनकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो, उनका ट्रैक रख रहे हो, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हो, काम कुछ और चल रहा है, लेकिन सेल्स से रिलेटेड चल रहा है, मार्केटिंग से रिलेटेड चल रहा है, लेकिन साथ साथ आप अपनी कंपनी के बेनिफिट्स भी और अनदर इन्फॉर्मेशन भी आप उसे बता रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप है आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में, वो है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन मेथड। वो कहते हैं क्लासिफाई करने के बाद अब एनालिस्ट का क्या काम है कि उसे एक अप्रोप्रिएट मेथड सेलेक्ट करना है इवैल्यूएट करने के लिए, यानी कि उसको जज करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, यानी एनालाइज करने के लिए कि जो काम हुआ है उस कितना बेटर हुआ है, कैसा हुआ है, उसके लिए उसे एक अप्रोप्रिएट मेथड चाहिए। तो वो मेथड कौन कौन से हैं आपके, ये सारे, जैसे पे बैक, प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट बेनिफिट, ब्रेक इवन मेथड और कैश फ्लो एनालिसिस। तो हम देखते हैं ये क्या होता है। सबसे पहला है पे बैक मेथड। पे बैक का मतलब है कि ये वो टाइम होता है कि जब एक सिस्टम आपको इतना सेविंग यानी कि इतना पैसा रिटर्न करके दे, इतना पैसा कमा के दे कि उससे क्या हो कि जो आपका डेवलपमेंट में पैसा लगा था ना वो भी कवर हो जाए। यानी कि अगर आपने कंपनी में 50 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, 50 लाख रुपए लगा दिए, पहले तो आप उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा ना, पहले 10 लाख, फिर 20 लाख, फिर 30 लाख, फिर 50 लाख। 50 लाख तक इतना तो आपके जो आपने पैसा लगाया है वही कवर हुआ। उसके बाद जब उससे आपको अप्रोप्रिएट इनफ सेविंग्स होनी शुरू हो जाए, यानी कि 50 के 80 90 लाख तक वो आपको कमा के दे रही है, तो वो टाइम, ठीक है, तो उस टाइम को हम कहते हैं पे बैक, कि जब आपका प्रोजेक्ट, आपका सिस्टम आपको उल्टा फ़ायदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि 50 लाख तक तो आपके पैसे ही रिकवर हुए। उसके बाद जो प्रॉफिट स्टार्ट होता है उसको हम कहते हैं पे बैक मेथड। तो जो आपका पे बैक मेथड होता है, एनालिसिस होता है, इट डिफाइंस द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द मनी स्पेंट ऑन अ प्रोजेक्ट, यानी कि वो टाइम जब आप क्या करते हो, जितना पैसा आपने अपने प्रोजेक्ट में लगाया है दोबारा से आपको रिकवर करने का मौका मिलता है उस टाइम के दौरान, उसको हम कहते हैं आपका पे बैक मेथड। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओवरऑल CST आउटले डिवाइडेड बाय एनुअल कैश रिटर्न प्लस ये होता है आपका ओवरऑल कॉस्ट आउटले, जितना आपका कॉस्ट लगा वो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश रिटर्न प्लस इंस्टॉलेशन पीरियड, ये होता है आपका पे बैक टाइम। नेक्स्ट है प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब वो कहते हैं कि जो आपका पे बैक मेथड है ना, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, क्योंकि आज पैसे की जितनी वैल्यू है और कल जितनी होगी वो सेम नहीं होती। जैसे पहले ज़माने के, जैसे आज से 30 साल पहले ज़माने में 1000 रुपये की जितनी वैल्यू होती थी वो आज नहीं, यानी कि पहले के ज़माने में 1000 रुपये भी आपके 1 लाख के बराबर होते थे। आज 1000 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि टुडे मनी की वैल्यू और टुमारो मनी की वैल्यू आने वाले समय में पैसों की वैल्यू क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो जो पे बैक मेथड है वो क्या करता है, टुडे कॉस्ट को आगे फ्यूचर की कॉस्ट से, टुमारो की कॉस्ट से, बेनिफिट से जोड़ता है। इस वजह से जो वैल्यू ऑफ मनी है वो कंसीडर हम नहीं कर सकते, एक्यूरेट नहीं आती। तो इसलिए हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड लगाते हैं, जिसमें वो कंपेयर करता है किसको, प्रेजेंट वैल्यू को टू द फ्यूचर वैल्यू बाय कंसीडरिंग द टाइम वैल्यू। साथ साथ में इसमें टाइम वैल्यू का फैक्टर भी वो कंसीडर करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है द प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस डिटरमाइन हाउ मच मनी इट इज़ वर्थ वाइल इन्वेस्टिंग नाउ, मतलब कि इस मेथड से हमें ये पता लगता है कि कितने पैसे हमें लगाने चाहिए, लाभदायक है आज के टाइम पे इन्वेस्ट करना, इन ऑर्डर टू रिसीव सम रिटर्न, इन ऑर्डर टू रिसीव बेनिफिट इन फ्यूचर। आज के टाइम पे हमें कितने पैसे लगाने चाहिए, कितने वर्थफुल है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, F डिवाइडेड बाई 1 + R अपॉन 100 अपॉन ब्रैकेट में N होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, F आपका फ्यूचर वैल्यू, P हो गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो सिंपली आपको ये लर्न करने हैं फॉर्मूले। नेक्स्ट है आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। तो कहता है कि जो ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, इट इज कैरिड आउट व्हेन द नेट बेनिफिट इज कॉल्ड द नेट प्रेजेंट टाइम, यानी कि
ये कब यूज़ होता है? जब आपका नेट बेनिफिट यानी कि जो बेनिफिट और कॉस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कब लेते हैं? आपके नेट प्रेजेंट टाइम में, यानी कि इसमें जो आपकी टाइम वैल्यू होती है मनी की, वो हम कॉस्ट और बेनिफिट दोनों के लिए ही लेते हैं। जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है builds on an allowance for the time value of the money represented by the present value factor। इसमें हम क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं कि आज के टाइम पे मनी की क्या वैल्यू है, मनी की क्या वैल्यू है, उसकी कॉस्ट और उसके बेनिफिट हम दोनों लेते हैं। ठीक है, जब हम नेट बेनिफिट निकालते हैं, नेट बेनिफिट वो भी किसका? आपका नेट प्रेजेंट टाइम का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेट बेनिफिट मेथड। तो कहता है जो नेट बेनिफिट मेथड है वो सिंपलेस्ट है, इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। जो भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के मेथड कर रहे हैं ना, उसमें से सबसे सिंपल कौन सा है? नेट बेनिफिट मेथड। इन दिस मेथड द नेट बेनिफिट इज कैलकुलेटेड। इसमें सिंपली हम नेट बेनिफिट निकालते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे? सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि जितनी एस्टिमेटेड कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लगी है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं टोटल बेनिफिट, यानी कि टोटल बेनिफिट माइनस में सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको क्या? टोटल कॉस्ट। जितने आपके पास, यानी कि आपके पास 100 रुपये का प्रॉफिट आया, 70 रुपये आपने लगाए थे, तो 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30, तो 30 आपका क्या हो गया? नेट बेनिफिट। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड है आपका कौन सा? नेट बेनिफिट मेथड। और इसमें हम बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, यानी कि टाइम का फैक्टर हम नहीं लेते। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रेक इवन मेथड। देखो, हमने पे बैक देख लिया, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड भी देख लिया। ठीक है, उसके बाद कहता है एक पॉइंट ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे न्यू सिस्टम की कॉस्ट इक्वल हो जाती है आपके करंट सिस्टम से, यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम से। उसको हम कहते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो वो कहता है कि जब मनी हम इन्वेस्ट करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो हमें रिकवर होने लग जाती है, हमें रिटर्न देने लग जाती है, तो एक ऐसा ब्रेक पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके दोनों वैल्यू मनी की इक्वल हो जाती है। यहाँ यानी कि एक ऐसा टाइम, therefore the point at which the cost of new system की कॉस्ट और जो प्रेजेंट है यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी कॉस्ट इक्वल हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो उसके बाद क्या होता है? इस पॉइंट के बाद जैसे कि ब्रेक पॉइंट आ गया, दोनों कॉस्ट इक्वल होगी, पिछले वाले प्रोजेक्ट की भी और नए वाले प्रोजेक्ट की भी। ठीक है, उसके बाद वो प्रोजेक्ट आपको हमेशा क्या देगा? बेनिफिट ही देगा। ठीक है, उसका ग्राफ हमेशा ऊपर ही जाएगा। आफ्टर ब्रेक पॉइंट द न्यू सिस्टम टिपिकली शोज बेनिफिट एज कम्पेयर टू ओल्ड वन। फिर पुराने वाले सिस्टम से जो आपने का जो नया सिस्टम है, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद वो बेनिफिट आपको देता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी में नेक्स्ट आपका इवैल्यूएशन मेथड है, वो है कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो में सिंपली आप क्या करते हो? ट्रैक रखते हो कि कितना आपकी सेविंग्स हुई है, कितना एक्सपेंडिचर हुआ है ना रेगुलर बेसिस। इसमें आप कैश फ्लो मेथड में जैसे कैश कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सिंपली वो एनालाइज करना है। ठीक है, प्रोजेक्टेड इसमें क्या होता है? आपके जितना प्रोजेक्ट के एक्सपेंडिचर में लगता है, कॉस्ट में लगता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और टोटल करते हैं। फिर हम डिफरेंस लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द इनकमिंग सेविंग कि कितनी सेविंग आ रही है एंड बेनिफिट इक्विवेलेंट एंड द आउटगोइंग एक्सपेंस, यानी कि कितनी सेविंग और कितने बेनिफिट तो हमें आ रहे हैं हमारी कंपनी में, प्रोजेक्ट में, और कितना आउटगोइंग, कितना खर्चा एक कंपनी कर रही है, उसका जो डिफरेंस आता है वो आता है आपका कैश फ्लो। यानी कि कितना पैसा आप लगा रहे हो और कितना पैसा आपको मिल रहा है, उसका डिफरेंस आपका कैश फ्लो आता है। तो जो कैश फ्लो अमाउंट है, आप ये एडेड फॉर सेवरल मंथ का भी आप ऐड कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो, या फिर आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप सेवरल मंथ का कंसीडर करोगे तो यू वुड गिव द एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। तो आपको आपका जो भी कैश फ्लो है उसकी एक्यूमुलेटेड यानी कि इकट्ठी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लास्ट जो स्टेप है आपका, देखो जो लास्ट स्टेप है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का, दैट इज इंटरप्रेट रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस एंड टेकन फाइनल एक्शन। तो वो कहता है कि जब आपने सारे एनालिसिस के स्टेप पूरे कर लिए, तो जो लास्ट स्टेप है वो सिंपली क्या है? जो भी आपके रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना है, यानी कि जो भी आपने एनालाइज किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करना, उसको कंप्लीट करना। ठीक है, इसमें आपकी क्या होंगी? जो भी आप डिटेल बनाओगे उसमें एक्चुअल रिजल्ट होंगे, जिसको आप कंपेयर करोगे, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स कंपनी के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए सेट किए हैं, उससे आप क्या करोगे? कंपेयर करोगे और आप रिजल्ट बताओगे इन्वेस्टमेंट का।
ठीक है। उसके बाद कहते हैं द इंटरप्रिटेशन फेज एज वेल एज सब्सिक्वेंट डिसीजन फेज आर सब्जेक्टिव रिक्वायरिंग जजमेंट एंड इंट्यूशन। जो ये वाला फेज है ना, या फिर आपका जो डिसीजन फेज है जिसमें आपको डिसीजन लेना है, इंटरप्रेट करना है, तो ये आपका सब्जेक्टिव है, यानी कि इसमें आपको जजमेंट की भी रिक्वायर होती है, इंट्यूशन यानी कि आपको आपकी सोच भी, इसमें सिक्स्थ सेंस भी काम करता है कि हाँ हमने इतना काम किया है, अब अगर हम इस हिसाब से प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे तो हमें फ्यूचर में ऐसे बेनिफिट मिलेंगे। डिसीजन भी लेने होते हैं, जो आपके डिसीजन है वो हाईली डिपेंड करते हैं आपके एनालिस्ट पे, और फाइनली आपको क्या स्टेप लेना है, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके एनालिस्ट पे डिपेंड करते हैं, एंड यूज़र के कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करते हैं, उनके एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं कि फाइनली आपको क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये क्या था आपका कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। इसके साथ ही आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया।